बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। बॉयलर मैथ के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 108 है। और ये जो है ना, ये मैं वजाहत आगे कर दूं कि ये कुछ लोगों ने मुझसे, दोस्तों ने टेलीफोन करके कहा कि बॉयलर का मैथ का ये जो पेपर आया है 14 मार्च 2021 में, तो ये बड़ा मुश्किल है और हमें समझ नहीं आ रहा। एक तो सवाल लेंथी हैं हल करने, और दूसरी बात ये है कि मुश्किल है। तो कई तो दोस्तों ने कहा कि हमें तो खुद समझ नहीं आ रही है कि हल कैसे करें, ये कहाँ से ऊट पटांग सा पेपर दे दिया गया है। बहरहाल जो भी है वो तो उनके अपने हैं। यहाँ मैं उन लोगों की इस्तफसार पर ये इसका एक सलूशन पेश कर रहा हूँ, तो ये आपको शायद फ़ायदा देगा। ये लेक्चर 2 सिलसिले में है, 108 और 109 है। तो अभी हम शुरू करते हैं। ये जो है ना, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा ये सारा अपने पेपर में। तो सवाल ये है, पहला, दर्जे ज़ैल शक्ल का रकबा और अहाता पेरीमीटर, यानी अहाता यानी पेरीमीटर, मरबा मीटर और मीटर में मालूम करें। यानी इसमें ये पैमाइशें दी गई हैं। ये एक शक्ल है, ये देखें, ये जो है ना एक स्क्वायर की एक साइड है, ये 12 सेंटीमीटर है। ये एक ट्रायंगल की साइड है, ये 15 सेंटीमीटर है। ये 2 ही पैमाइशें दी गई हैं, बाकी कुछ पैमाइश नहीं दी गई। तो इसका हमने यानी टोटल ये जो जहाँ कर्सर हमारा फिर रहा है ना, तो ये सारी ड्राइंग का हमने एरिया निकालना है। फिर उसके बाद पेरीमीटर भी निकालेंगे। तो पहले एरिया की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, ये एक साइड का अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। तो ये इसका 144 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। अब रह गया इस ट्रायंगल की बात। तो ये ट्रायंगल जब 12 है तो ये 15 है, तो यहाँ मसला फिसागोरस से इस्तेमाल करेंगे। यानी 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर जमा इसको एक्स सवर कर लेते हैं। रिजल्ट के बाद इसका जो भी आता है 9 आता है, तो वो 9 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 9 या 81, ये इसका आ गया। अब ये देख रहे हैं आप कि ये जो 12 है ये भी 9 निकला, तो इसका मतलब ये भी 15 होगा। ये ट्रायंगल आपको बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये इस ट्रायंगल का जो एरिया निकाला है इसको डबल कर लें तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा। आगे ये मरबा का है, और सॉरी दायरा का है। तो दायरा का ये जो डाया है ये 15 सेंटीमीटर निकलेगा, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और दायरा का डाया है। तो ये 15 सेंटीमीटर निकलेगा। तो 15 सेंटीमीटर पाई डी स्क्वायर बटा 4, तो ये इसका एरिया होता है दायरे का फुल का, तो वो पाई डी स्क्वायर बटा 8 हो जाएगा। तो ये इसका रकबा निकालेंगे। ये हम सवाल हल करते हैं, तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो पहले तो बिग स्क्वायर एरिया 12 × 12 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेट अस कैलकुलेट टॉप ट्रायंगल एरिया, और ये आ जाएगा मसला फिसागोरस के, इसको एक्स सफर कर लेते हैं। 15 स्क्वायर मन भी 12 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब ये साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, छोटे से। तो ये आ गया 225 मन में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया 81, तो ये एक्स आ गया 9। तो ट्रायंगल एरिया आ गया 12 × 9। ये ट्रायंगल का एरिया हम वो निकालते हैं वो हीरो के फार्मूले से नहीं, दूसरे से। ये आ गया परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 12 है, बेस 9 है, 12 × 9 बटा 2, तो ये तकसीम 2, तो ये आ गया 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी। तो ये आ गया जी, ये 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोथ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। तो ये स्मॉल स्क्वायर एरिया 9 × 9 81। अब हम ये निकालते हैं इसका एरिया हाफ सर्कल का। ये हाफ पाई डी स्क्वायर बटा 4, ये 4 दूनी 8, एक ही बात है। तो ये डी की वैल्यू हमने 15 पुटअप की, तो फिर 15 का स्क्वायर 225 होता है बटा 8, तो 88.36 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। तो टोटल एरिया ऑफ द शीट ये 144 बिग स्क्वायर है, ये 81 एक ट्रायंगल है, ये जो है ना वो 81 छोटा स्क्वायर है, 54 एक ट्रायंगल है, 54 दूसरी ट्रायंगल है, 88.36 हाफ सर्कल है। तो ये हमारा निकल आया 421.36 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके अगर स्क्वायर मीटर बनाएं तो ये आ जाता है 0.042 स्क्वायर मीटर। ये आप इजीली बना सकते हैं।
तो इसको 100 से तकसीम करना पड़ेगा, 100 दोबारा 100 से तकसीम करना पड़ेगा, तो ये 10 की ताकत 4 से तकसीम करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। अब पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर के लिए ये देखें आप, ये 12 और ये 12, 2 मरतबा 12, और ये 9 और ये 9 और ये 15, ठीक है। रह गया इसका दायरे का जो पूरा फुल मुहीत होता है, जिसको सर्कमफ्रेंस के 2 पाई आर होता है, तो ये हाफ पाई आर होगा। तो ये अब हम ये निकालते हैं। ये देखें 2 ज़रबे 12 जमा 9, ये सर्कल का वो इलाका आ गया बाहर का, 15 एक ट्रायंगल का आ गया, दूसरी ट्रायंगल का नहीं आएगा क्योंकि वो आउटर सर्कल में चली जाएगी। 7.5 पाई आर, यानी रेडियस उसका 7.5 होगा, 2 पाई आर की बजाय पाई आर होगा। तो ये 80.56 सेंटीमीटर आ गया। तो ये इसको हमने मीटरों में तब्दील किया, तो ये आ गया 0.806 मीटर। ये 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। अगला हमारा सवाल है, 1 पाउंड स्टीम, यानी 1 पाउंड स्टीम, 1 पाउंड यानी पाउंड का ये सिंबल लिख दिया। 1 पाउंड सुपर हीटेड स्टीम 215 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंचेस एब्सोल्यूट प्रेशर और 600 डिग्री फारेनहीट वाली को एडियाबैटिक फैलने का मौका दिया गया, यानी एडियाबैटिक के कोई हीट ज़ाय ना हो। फिर प्रेशर 15 PSI हो गया। फैलाव के दौरान 17,200 फुट पाउंड वर्क हुआ। वर्क का यूनिट FPS में फुट पाउंड होता है। अगर सुपर हीटेड स्टीम की औसत स्पेसिफिक हीट 0.56 शुमार करें तो हासिल शुदा स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन मालूम करें। ये इसमें थोड़ी सी दोबारा समझते हैं। ये स्टीम का डाटा है, ठीक है। ये स्टीम की मिकदार 1 पाउंड है, और ये प्रेशर है, और ये टेम्परेचर है। और फिर जब उसको फैलाव किया गया, फैलने का मौका दिया गया, तो 15 PSI हो गया। तो 15 PSI पर कोई टेम्परेचर भी हुआ होगा। तो ये जो उस दौरान उसने जो वर्क किया, तो वर्क किया तो कोई स्टीम कंडेंस हुई होगी, ठंडी हुई होगी, तो ये इतना वर्क किया, फुट पाउंड वर्क किया। तो अगर सुपर हीटेड स्टीम जो यह थी, इसकी 0.56 स्पेसिफिक हीट लें, तो फिर वो जो इस स्टीम जो फाइनल हासिल हुई, इसमें का ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी लाजमी तौर पर जब वर्क हुआ तो कुछ कंडेंसेट भी बना होगा। तो कंडेंसेट जो स्टीम के अंदर ही शामिल है, वो ड्राइनेस फ्रैक्शन का बायस बनेगा। तो ये हम लेते हैं। ये आप ये जो है ना, ये एक्चुअल तो ये डेटा यहाँ दिया गया होता है। तो अगर ना दिया गया हो, क्योंकि बहुत सारे पेपर बनाने वाले वो कहते हैं कि ये गाइडलाइन मिल जाती है, इससे स्टूडेंट को पेपर कैसे हल करना है, तो उसकी बजाय वो स्टीम टेबल उनके पास होते हैं, वो आप उनसे मांग सकते हैं। तो वो जिन्होंने वो ये सवाल इस किस्म के हल करने होते हैं, स्टीम टेबल मांग लेते हैं। तो इसके लिए वो रिक्वायर्ड टेबल उन्होंने पहले से कमरा इम्तहान में ला कर रखा होता है। 1 या 2 कापियाँ होती हैं और मुख्तलिफ स्टूडेंट को दे देते हैं। अच्छा, आप टेबल देखें, 215 PSI पर स्टीम का टेम्परेचर 387.9 डिग्री फारेनहीट होगा, और हीट टोटल जो हीट है उस टेबल में 1200.4 BTU होगी। ये सी स्टीम टेबल। 15 PSI पर PSI सेंसिबल हीट होगी 181.2, ये PSI समझना, ये भी PSI पर समझना। तो ये 181.2 BTU पर पाउंड होगी। तो ये लेटेड हीट जो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नॉर्मल, दीगर तो फ़र्क हो जाती है, 970 BTU पर पाउंड, 970.3 होती है, 970 समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ सुपर हीट, अब 600 डिग्री से ये जो है ना वो था पहले टेम्परेचर, और जब ये आया तो ये 387 हो गया टेम्परेचर। तो 212.1 डिग्री फारेनहीट होगी डिग्री ऑफ, ये सैचुरेटेड स्टीम का, सॉरी, ये अगर सैचुरेटेड स्टीम होती ये वाली तो ये 387.9 होता। ये भी आपको टेबल से मालूम है, यानी 212.1 डिग्री फारेनहीट। अब बताया जा रहा है 17,200 ये जो है ना फुट पाउंड वर्क हुआ। फुट पाउंड वर्क को हम हीट इक्विवेलेंट के में चेंज करने के लिए 778 से तकसीम करते हैं। ये फार्मूला है, मुख्तलिफ टेबलों में मिल जाता है चार्ट। ये निकला है हमारा 227.8 हीट इक्विवेलेंट कंडेंस।
तो नाउ हीट ड्रॉप ऑफ स्टीम, ये स्टीम की जितनी हीट ड्रॉप हुई तो ये इसके बराबर होती है हीट इक्विवेलेंट ऑफ वर्क डन, यानी हीट इक्विवेलेंट ऑफ वर्क डन। तो ये हीट ड्रॉप ऑफ स्टीम का अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ये आ गई 1200.4, ये हमने यहाँ से लिया, जमा 0.56 ये सुपर हीट स्टीम का है, और सुपर हीट ज़रबे 212.1 ये हमारा ये टेम्परेचर है, ये डिग्री ऑफ सुपर हीट से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें सुपर हीट की स्टीम टोटल यहाँ हीट मिल जाएगी, यानी ये हीट PTU में मिलेगी। और ये अब इसमें माइनस 181.2 सेंसिबल हीट है 1500 PSI पर, ये माइनस होगी, तो जमा वो ड्राइनेस फ्रैक्शन ज़रबे 970 ये वो सुपर हीट है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन तो मालूम करना, तो ये अकेला हम मालूम करेंगे, तो ये ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इक्वल 227.8। अब हमारे पास ये मसावात हासिल हो गई। इस मसावात में हमने ये ड्राइनेस फ्रैक्शन को अकेला करना है और वो हमारा जवाब होगा, सीधी सादी बात। अब देखें ये 227.1, अब इसका जवाब आता है 1319.17 और ये मनफी 227.8 इसको हमने इधर ले गए और ये सारा हमने वो इसको खोल लिया ब्रैकेट को, खोल कर फिर इसमें जमा किया है, ठीक है, तो वो इसमें ही शामिल किया है, तो ये अकेला रह गया, यानी इसको जब माइनस करेंगे ये भी माइनस हो गया, ठीक है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा ये प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ना लंबा कर नहीं मैंने किया, इसको थोड़ा सा मुख्तसर नहीं किया, तो आप मुख्तसर कर लेना, ठीक है, तो मुख्तसर किया सॉरी, तो ये अब आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया। अब इसको अकेला करें तो ये रकम 970 इस पर तकसीम हो जाएगी, तो इसका जवाब आता है 910.7 और 970.9383 आंसर आ गया ड्राइनेस फ्रैक्शन। ये हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन हासिल हुआ, यानी स्टीम के अंदर ये जो है ना इतना ड्राइनेस फ्रैक्शन है। अगला हमारा सवाल है, एक स्टीम टरबाइन 22,000 पाउंड्स पर आवर, 750 डिग्री फ़ारेनहीट उसका टेम्परेचर है, 450 PSI है उसका प्रेशर है, सप्लाई की जा रही स्टीम टरबाइन को, यानी इस प्रेशर की स्टीम जा रही है और ये फ्लो जा रहा है, यानी ये उसकी कंजम्पशन जा रही है, फ्लो जा रहा है, और जो उसके दूसरी तरफ एग्जॉस्ट निकल रहा है वो 0.85 PSI का निकल रहा है और 0.9% ड्राई है। जल का प्रेशर टेम्परेचर की स्पेसिफिक हीट की जो ये वाली है इसकी वो हरारत मखसूसा 0.655 है, यानी वो स्पेसिफिक हीट सप्लाई की जाए स्टीम की मसावी हार्स पावर मालूम करें, इक्वल हार्स पावर मालूम करें कि ये जो सप्लाई स्टीम है उसने जो वर्क किया कितने हार्स पावर वर्क किया। ये देखें, अब वो टेबल से आपने मालूम किया 450 PSI पर, PSI एक समझ लें सैचुरेशन टेम्परेचर है ये वाला, ठीक है, ये स्टीम टेबल, और वो यानी ये सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर है ये, उसकी अगर सैचुरेटेड स्टीम वो होती तो 1205.6 BTU पर पाउंड, ये उसका वो गैसुअस का यानी स्टीम हालत में पानी को छोड़कर ये उसकी हीट है, यानी जो पानी उसको बॉयलर में सप्लाई हुआ था उसके टेम्परेचर को छोड़कर बाकी हीट है। अच्छा, ये 0.85 PSI पर सेंसिबल हीट है, 64.38 BTU पर पाउंड, ये भी टेबल से मिलेगा, और उसकी लेटेंट हीट निकलती टेबल से 1039.2 BTU। तो हीट इन स्टीम सप्लाइड, स्टीम को की हीट कितनी सप्लाई, एक तो ये हो गई क्योंकि उसको स्टीम फार्म में मिली गैसुअस फार्म, जमा ये 0.655 ज़रबे 750 मनफी 4, ये उसका टेम्परेचर है, ये स्टीम का टेम्परेचर है, और ये सैचुरेशन का टेम्परेचर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में डिग्री ऑफ सुपर हीट है। इसको माइनस करें तो डिग्री ऑफ सुपर हीट है, इसके साथ माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये जवाब निकला 1398 BTU पर पाउंड। अच्छा, स्टीम टरबाइन ये तो हो गया जो स्टीम टरबाइन का एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम 64.3 जमा ये वो है ड्राइनेस फ्रैक्शन है तो 1039.2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसकी टोटल हीट कम हो जानी है क्योंकि इशारिया में है, तो ये 999
0.6 आ गई, यानी इसको टोटल करने के बावजूद, ठीक है, ये इतने BTU आ गई। और हीट गिवन टू टरबाइन 1398 तो वो उसकी टोटल हीट थी स्टीम की जो उसको दी गई, और 999 हवा में न चली गई, तो यानी ये निकल आई हमारी 398.4 BTU पर पाउंड। ये 1 पाउंड की है, ये याद रखें, ये 1 पाउंड की है स्टीम। अब हमारे पास 22,000 पाउंड हम दे रहे हैं, तो 398.4 तो ये हो गया। ये वो जो पिछले हमने वर्क का यूनिट लगाया था BTU पर पाउंड, ये पावर का सप्लाइड है, वो फैक्टर है, तो ये आ गया हमारा, ये जवाब आ गया। अब हमने हीट इक्विवेलेंट हार्स पावर निकाल लिया, तो हार्स पावर निकालते हुए 22,000, ये तो रकम वैसे ही लिख दी, ये पूरी वो लिखी, इसको 33,000 से तकसीम करेंगे, ये 33,000 से तकसीम करेंगे पर मिनट के लिए, तो यहाँ पर मिनट बना लिया पहले, यानी पहले पर मिनट बना लिया, वो पर आवर थी, ये सारी हीट पर आवर थी, इसको पर मिनट कर लिया, क्योंकि 33,000 पर मिनट पर लागू होता है। अगर पर सेकंड लगाते तो इधर 550 लगाते, इधर 160 लगाते, जवाब वही होता है। आगे 3.95 HP, यानी ये इतनी HP वो उसको स्टीम टरबाइन ने इस्तेमाल की। अगला हमारा चौथा सवाल है, एक फ्यूल टैंक 8 फुट 6 इंच डाया का है और 6 फीट हाइट है उसकी, यानी ये उसमें पूरा फुल फ्यूल है। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू 18,500 BTU पर पाउंड है। 1 पाउंड फर्नेस ऑयल या फ्यूल जो भी है उसकी 18,500 BTU पर पाउंड, और कसाफत 0.92 है, और 24 घंटे के लिए फ्यूल सप्लाई करना मतलब है, यानी 24 घंटे फ्यूल सप्लाई कर रहा है, तो 0.4 पाउंड फ्यूल की फी हार्स पावर का पता है, यानी 1 हार्स पावर अगर पावर तैयार हो तो 0.4 पाउंड फ्यूल खर्च हो जाता है। अब जो जवाब चाहिए वो 24 घंटे में फ्यूल की खपत क्या है, इंडिकेटेड हार्स पावर और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी मालूम करें। अब हम पहले तो वो टैंक की कैपेसिटी मालूम करते हैं, तो टैंक का डाया 8 फुट 6 इंच, यानी वो 8.5 फुट बन गया, हाइट 6 फुट, तो वॉल्यूम इनका πd² इंटू हाइट बटा 4, ये आ गया, ये आपके सामने है, ये हाइट है, तो ये आ गया 340.47 क्यूबिक फुट। CF मीन्स क्यूबिक फुट। अब असल यहाँ पाउंड है, तो पाउंड बनाने हैं, तो 1 पाउंड पानी का 1 क्यूबिक फुट पानी का वज़न 62.5 लेते हैं। कुछ ऐसे हैं कि कुछ 62.4 ले लेते हैं, वो अपनी जगह पर, हमने 62.5 लिया। ये जो सवालों के जवाब निकलते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एक जैसे निकले, मामूली सा फ़र्क होता है, तो वो जो है ना बाद में जब हमने वो काम करना होता है तो उतने फ़र्क को हम कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, ये 62.5, ये अगर सारा पानी होता तो ये पानी का वज़न निकलता है, 0.92 उसकी डेंसिटी है। अब ये बन गया जी तेल का वज़न, तेल हल्का होता है, तो ये 0.92 है, तो ये आ गया 19,577.03 पाउंड। अब एक तो ये हमारा सवाल मुकम्मल हुआ एक बार। अब फ्यूल कंज्यूम्ड, फ्यूल 0.4 पर, यानी ज़रब 1 हार्स पावर ज़रब 24, यानी ये हार्स पावर आपके लिए स्पेशल लिखा गया, 24 से मल्टीप्लाई, 24 घंटे का तो बना 19,577.03 पाउंड्स 24 घंटे का। तो पर डे पर HP फ्यूल, तो पर डे पर HP के लिए फ्यूल HP को अकेला करेंगे और ये तकसीम हो जाएगा इसके लिए नीचे, तो पर डे पर HP यानी 1 हार्स पावर के लिए पूरे दिन का 2040, यानी पर डे का ये 240 पाउंड हो गया। अब थर्मल एफिशिएंसी उसी तरह से हमने निकालेंगे, 33 ये 0.4 वो जो है ना, तो ज़रब 18,500 वो कहाँ से आया, ये है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके तकसीम किया, तो ये 33,000 वर्क का यूनिट है हार्स पावर का, तो 60 वो ये मिनट बनाने के लिए, 778 फैक्टर है और 100 एफिशिएंसी के लिए, तो ये हमारा 34.4 थर्मल एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी का सिंबल है।
एक फ्यूल ऑयल की फी पाउंड फ्यूल ऑयल की एक फ्यूल ऑयल की फी पाउंड फ्यूल ऑयल की कैलोरीफिक वैल्यू और थ्योरेटिकल हवा की ज़रूरत मालूम करें। दो जवाब निकालने हैं, फ्यूल ऑयल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है और थ्योरेटिकल हवा की ज़रूरत मालूम करनी है। तो अच्छा, थ्योरेटिकल हवा थोड़ी सी बता दें। थ्योरेटिकल हवा का मतलब होता है कि बिल्कुल आपने पूरी हवा रखनी है, पूरी कंबस्शन है ताकि फुल कंबस्शन हो जाए और कुछ भी ज़ाय ना हो, ना हवा ज़ाय हो ना फ्यूल ज़ाय हो। तो थ्योरेटिकल हवा मालूम करनी है। तो बाकी ज़ायद हवा का अलग होता फार्मूला। तो फ्यूल के अज्जा क्या है, परसेंटेज में ये अज्जा है। कार्बन 84.6% है, हाइड्रोजन 11.4% है, सल्फर 0.4% है, ऑक्सीजन 2.4 है, दीगर अज्जा 1.2 है। ये फीसद में है, सारा कुछ परसेंटेज में है, ये परसेंटेज निकाल लिया। तो कार्बन जो है का वो 14,500 और हाइड्रोजन 62,000, सल्फर 4,000, दीगर अज्जा नजर ये कैलोरीफिक वैल्यू का अमल, क्योंकि इंडिविजुअल कैलोरीफिक वैल्यू की ये रीडिंग होती है। ये आपको दी गया डेटा। तो कार्बन का आगे मॉलिक्यूलर वजन 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 लेते हैं क्योंकि H2 लिखते हैं, मॉलिक्यूल का पर 1 होता है एटॉमिक का। सल्फर एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, सल्फर 32 होता है। ऑक्सीजन के 2 होते हैं तो वो 16 हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर वजन है। अच्छा, ये आपके हेल्थ के लिए ये भी बता दिया, हवा में बलवहाज वज़न ऑक्सीजन 23 और नाइट्रोजन 77 होती है। ये दी नहीं जाता, ये आमतौर पर नहीं, ये डाटा जिस पर मेरा कर्सर फिर रहा है ये आमतौर पर बहुत सारे वो पेपरों में नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ दे दिया गया है स्टूडेंट की आसानी के लिए। इसके बावजूद भी स्टूडेंट हल ना कर सकें तो फिर दुख होता है। चलें आगे चलते हैं। अवेलेबल हाइड्रोजन। अच्छा, अब हाइड्रोजन जो है ये जो एनालिसिस किया गया वो आई है। तो हाइड्रोजन जो बेसिकली वो होती है वो पानी की सूरत में होती है, यानी पानी के अंदर H2O होता है। तो वो उसको प्योर हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, H-O/8। तो ये आ गया, यानी ये 0.114 ये हमारी वो निकली, मनफी वो O जो है ना ऑक्सीजन 0.024, तो वो ये जो है ना हमारी ये आ गया 0.024, यानी वो ये परसेंट में है। तो एक्चुअल ये आ गई 1 में इतनी हुई, यानी 100 में 2.4 है, तो 1 में ये हुई बटा 8 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो एटॉमिक वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है 8, तो ये आ गया हमारी 111 पाउंड्स, यानी 11 पाउंड ये अवेलेबल हाइड्रोजन है। एक पाउंड फ्यूल में, 1 पाउंड में ये इतनी निकली वो हमारी हाइड्रोजन। अब कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का ये फार्मूला है, यानी जो फार्मूला ऊपर दी गई है उसी के तहत आपने यूज़ करना है, अपना नहीं बनाना। कई मरतबा ये इसको एग्जैक्ट 14,475 लिखा होता है या 61,000 कुछ लिखा होता है या कुछ और लिखा होता है।